यूएसए की इंटरनेशनल रिलेशंस की एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी कहती है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। और इसी का रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास्ट से लेकर के हमारे प्रेजेंट तक दिखता है, खास करके जब हम बात करें यूएस और इंडिया के रिलेशंस की। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस जो था वो इंडिया का सबसे बड़ा ओपोनेंट था और आज के टाइम पे यूएसए इंडिया का सबसे क्लोज स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। पिछले कुछ डेकेड्स में यूएस और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए हैं और पहले पास्ट की अगर हम बात करें, अगर हम 1974 की बात करें, 1998 की बात करें, तो पोखरण 1 और पोखरण 2 टेस्ट के दरमियान हमने देखा था कि कैसे यूएस ने ही हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा हमें लगता है कि यूएस हमें चाइना के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अगर हम फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन देखें तो यूएस इज द ग्रेटर थ्रेट फॉर अस देन चाइना। वो कैसे, आप भी सरप्राइज होंगे जैसे कि मैं सरप्राइज हूं। तो चलिए इसी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई द यूएस इज अ ग्रेटर थ्रेट टू इंडिया देन चाइना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इंडिया की करंट थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। यूएस ग्रेटर थ्रेट कैसे है ये जानने से पहले हम इंडिया की करंट थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला, सेपरेटिस्ट मूवमेंट। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि भारत का पार्ट नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ले, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट या नेशन बनाए। जैसे कि खालिस्तानी पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट 1960 से ही 70 से इंदिरा गांधी के टाइम से चला आ रहा है। उसी तरह से मणिपुर को देखें, अगर म्यांमार बॉर्डर से जो स्टेट्स हैं वहां कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट मूवमेंट और इंसर्जेंसी बहुत ही ऊंचे लेवल पे ऑपरेट कर रही है और कर रही थी। तो इसी तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, कश्मीर में 1989 के टाइम पे जब आपको होगा पता कि इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो इलेक्शन हुआ है वो रिग्ड है। तो इसमें उसके अलावा पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट, ये सब इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस होते रहता है, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट। अब आप देखो करंट थ्रेट्स टू इंडिया। सबसे पहले सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस हम देखते हैं कि सीवियरली इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी पे और ये इकोनॉमिक सैंक्शंस कहीं ना कहीं लगते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी बात करी कि जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में विच वॉज पोखरण 1, सेकेंड किया 1998 में विच वॉज पोखरण 2, उस टाइम पे यूएस ने और बहुत सारी कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। उस सैंक्शंस की वजह से हमें बहुत तरीके से दिक्कत हुई, जैसे कि टेक्नोलॉजी, जो जीपीएस जो ऑपरेट करता था यूएस में उसका एक्सेस हमसे छीन लिया गया था। उसके अलावा भी हमें इंपोर्ट को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। तो ये रिस्ट्रिक्ट करती है क्या, एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। और इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, किस चीज के लिए, क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे एनर्जी, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता होगा कि इंडिया की 80 to 85%, 80 से लेकर के 85% एनर्जी नीड्स कहां से पूरी होती है, फॉसिल फ्यूल से पूरी होती है, दैट इज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, then that is coming from the Middle East country, that is coming from Russia, that is coming from the big giants like Africa and all. Such sanctions can hamper growth, disrupt supply chains and discourage the international trade and investment. So obvious now current थ्रेट्स टू इंडिया। अब आप बताओ कि करंट थ्रेट्स इंडिया के क्या है। तो पहला रीजनल थ्रेट्स, जिसकी मैंने ऑलरेडी बात करी कि इंडिया की रिलेशन जो कि नेबर स्टेट्स के साथ है, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश। अभी आप देखो कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जब रिजाइन दिया, जब वो भारत आ गई, उनके रिजाइन देने का कारण एक ये भी था कि उनकी क्लोजनेस
इंडिया के साथ थी, वो प्रो इंडिया स्टैंड रखती थी। तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी इंस्टेबिलिटी हो रही है, किस वजह से? क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश का इशू हुआ है, बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है उस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे हिंदूज को परसिक्यूट किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, और उनका पूरा फिल्ट्रेशन, माइग्रेशन या रिफ्यूजी क्राइसिस वहाँ पे जो हुई है उसका इफेक्ट हमारे इंडिया पे पड़ रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो ऑलरेडी चिकन स्नैक है, बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेबलाइज रहती है चीज़ें, और ये चीज़ उसको और ज़्यादा एग्जैजरबेट कर दे रही हैं। एट द सेम टाइम हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की भी बात करें, अगर हम मणिपुर की बात करें, अगर हम मिजोरम की बात करें, तो ये सारी स्टेट्स जो कनेक्टेड है म्यांमार बॉर्डर से, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी का हमेशा इशू रहा है, इंसर्जेंसी का इशू रहा है। मणिपुर में मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट, कुकी मेती ट्राइब्स में मणिपुर भी एक सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट नेशन का डिमांड कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, और ये लीड करती है क्या? डिप्लोमेटिक चैलेंजेस एंड टेंशंस। एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमेशा से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है, तो ये हमारे जो रीजनल पार्टनर्स हैं ये हमारे लिए एक तरह से थ्रेट है। उसके बाद हम देखें तो अगर हम बात करें इनकी, तो आप देखो वाई यूएस इज अ बिगर थ्रेट टू इंडिया। यूएस को हम ऐसे परसीव करते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी पार्टनर है, 2+2 डायलॉग है, हमारे ज़्यादातर हमारे समिट्स में वो इन्वॉल्व रहता है, हमें डिफेंस सप्लाई देता है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्प करता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई देता है, बहुत चीज़ें। लेकिन यही चीज़ कहीं बाद में जाकर के हमारे लिए खतरा ना बन जाए, वो सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले खालिस्तानी मूवमेंट। यूएसए, आपको पता होगा हरदीप सिंह निज्जर की मौत कहाँ होती है? कनाडा में। आपको पता होगा कि पन्नू, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? यूएसए और वो वहाँ से खालिस्तानी मूवमेंट को ऑपरेट करते हैं, और पन्नू को पनाह कौन देता है? यूएसए देता है। यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं प्रो खालिस्तानी है। क्यों? कनाडा की वजह से। सिंपल सी बात है। तो यही चीज है कि यूएसए सपोर्ट करता है खालिस्तानी मूवमेंट को, विच सीक्स अ सेपरेट स्टेट थ्रू डिप्लोमेटिक स्टैंसेस एंड एक्टिविस्ट बैकिंग। प्रो खालिस्तानी ग्रुप है यूएस में, जैसे कि 6 फॉर जस्टिस, जिसको कि कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसका जो मेन ऑर्गेनाइज है दैट इज गुरपतवंत सिंह पन्नू। उनको इशू जो हैज इश्यूज थ्रेट अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमैट्स, exacerbating the security concerns and straining the relations further। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में ये निकला भी था कि जो पन्नू हैं उनको पनाह यूएसए ने दी है, और अजीत डोभाल ने बात भी करी थी, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल ने, उनको ये चीज़ पता भी चली थी। जो हमारी रॉ की एजेंसीज हैं, जो रॉ एजेंसी हैं, जो हमारे जो सीक्रेट एजेंट्स हैं, उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं यूएस इस खालिस्तानी मूवमेंट को क्या कर रहा है? फंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इनको सपोर्ट करके प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो ये एक तरह से हमारे लिए थ्रेट है फ्रेंड्स। खालिस्तानी मूवमेंट आज नहीं बल्कि 1970 से हमारे लिए इशू बना रहा है, और उसको फ्यूएल करने वाला जब तक कोई सुपर पावर का सपोर्ट ना हो तब तक यूएस में तो ऑपरेट वो नहीं ही हो सकता है, उसका ज्ञान। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट एंड यूएस इन्वॉल्वमेंट। ऐसा बोला जा रहा है कि मणिपुर में जो कुकी मेती ट्राइब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कहीं ना कहीं यूएस द्वारा फ्यूएल किया गया है। यस, स्टारलिंक जो सैटेलाइट है उसके अंश, स्टारलिंक को इंडिया में यूज करना बैन है, लेकिन उसके अंश हमारे मणिपुर में जो आर्मी है, मिलिट्री है, उनको मिली है कि वहाँ पे वो यूज़ किया जा रहा है। और स्टारलिंक डिवाइस कहाँ का है? यूएस का है। इसका मतलब आखिर कैसे स्टारलिंक वहाँ पे पहुँचा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का मुद्दा बनता है। अभी देखो, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स द डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया लीडिंग टू एथनिक क्लैशेस बिटवीन मेती एंड कुकी। द यूएस हैज शोन इंटरेस्ट इन दिस इशू। यूएस ने इंटरेस्ट शो किया है विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नामता, नॉर्थ अमेरिका मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन, एडवोकेटिंग फॉर यूएस सपोर्ट। और ये जो है दिस एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट हैज strained the situation. Now moving on further, why the US is a bigger threat में सेकेंड आप देखो, Starlink device in मणिपुर, जो मैंने अभी बात करी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर किया है
स्टारलिंक डिवाइस एंड द राउटर ड्यूरिंग ऑपरेशन इन इम्फाल। क्यों? उसको इंटरसेप्ट इंडिया में इंडियन एजेंसीज नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये यूएस में ऑपरेट होता है। और ये अगर हमें राउटर और डिवाइस मिल रहा है तो आखिर ये आया कहाँ से? क्योंकि इंडिया में तो स्टारलिंक बैन है। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि आखिर जो मणिपुर में जो क्लैशेस है, जो वायलेंस है, जो इंस्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं वो किसने परपेचुएट की है? यूएसए ने। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। अलॉन्ग विद द वेपन्स और राइफल्स ऑल्सो, स्टारलिंक इज नॉट लाइसेंस्ड टू ऑपरेट इन इंडिया। स्टारलिंक इज नॉट लाइसेंस टू ऑपरेट इन इंडिया, वही चीज मैं कह रही थी। लेकिन इसकी डिस्कवरी जो है मणिपुर में, ये एक सिक्योरिटी कंसर्न को रेस करती है कि आखिर अगर इसको लाइसेंस्ड ये नहीं है तो आखिर ये कैसे हो रहा है ऑपरेट। इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी एजेंसीज जो है वो कर रही हैं। नाउ अब देखो, बांग्लादेश कू सपोर्टेड बाय द यूएस। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से कू हुई और कू की वजह से शेख हसीना को रिजाइन करके देश छोड़ करके निकल जाना पड़ा, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यूएसए है। अब आप बोलोगे कि क्यों? तो एक आइलैंड है जो कि बांग्लादेश से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, बे ऑफ बंगाल में। इस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। अब इस आइलैंड की क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है? तो ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड यूएसए को चाहिए थी अपनी मिलिट्री बेस बनाने के लिए, और यूएसए ने बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किया था, शेख हसीना से बोला था कि आप इस आइलैंड को हमें लीज पर दे दो। इस रिक्वेस्ट को शेख हसीना ने मना कर दिया था। शेख हसीना ने जब इस रिक्वेस्ट को मना किया है तो ऐसा एलिजिडली कहा जा रहा है कि यही रीजन था कि यूएस को कहीं ना कहीं एगनी डेवलप हुई और कूप वगैरह लगा करके शेख हसीना को वहां से निकाला। यानी कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है मास लेवल का, और जो वहां फंडिंग हुई है, बिना फंडिंग के तो प्रोटेस्ट नहीं हो सकती है। बीएनपी जो है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उन्हें भी कहीं ना कहीं कहां से सपोर्ट मिला है? वर्ल्ड के सुपर पावर से मिला है। और कौन है वो? यूएसए है। उन्होंने सपोर्ट किया है उन्हें, और उनकी मदद से शेख हसीना को जो है वो वहां से निकाल दिया गया। तो यही चीज ये कह रहे हैं कि 2024 में यूएस को अक्यूज किया जा रहा था सपोर्टिंग द कू विच लेड टू द आउस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश। और हसीना की गवर्नमेंट जो थी, वो आपको पता है कि वो एलाई है किनकी? इंडिया की। शी हैज प्रो इंडिया स्टैंड्स। तो इसकी वजह से रिपोर्ट्स कहते हैं कि यूएस ने प्रेशर किया हसीना को कि जो उनकी सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से हम बे ऑफ बंगाल एरिया में कंट्रोल रख सकते हैं। इंडिया को भी देख सकते हैं, बांग्लादेश को भी, और साउथ ईस्ट एशिया के भी हम करीब रह सकते हैं। तो क्या बोला था यूएस ने कि आप ये सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, जो रिफ्यूज कर दिया शेख हसीना से, एंड सब्सिक्वेंटली इट लेड टू द resignation of Sheikh Hasina. Now, coup increased anti-India sentiment in Bangladesh, posing a strategic threat to India. Now, अभी देखो हिस्टोरिकल थ्रेट्स फ्रॉम यूएस टू यूनियन। अब हिस्टोरिकल थ्रेट्स क्या क्या है? तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स जो रही है उससे हम आगे की सिचुएशन का भी जायजा ले सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया और यूएस की रिलेशंस हमेशा ही स्मूथ नहीं रही है, हमेशा ही ऊपर नीचे रही है। वो कैसे? जब मैंने आपको बताया कि जब पोखरण हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, उस टाइम पे 1967 के बाद फर्स्ट पोखरण कब होता है? 1974। सेकेंड कब होता है? 1998, जिसमें इंडिया ने क्या किया था? ऑपरेशन बुद्धा और न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसकी वजह से यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए थे। अभी पिछले कुछ सालों में यूएस और इंडिया के रिलेशन सुधरे हैं, लेकिन यूएस की क्या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के पॉलिसी है? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अभी हम यूएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम यूएस का भी इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली यूएस भी हमारा इंटरेस्ट पूरा कर रहा है, तो इट इज़ गुड। बट फ्यूचर में हो सकता है कि जो मैंने इश्यूज पहले डिस्कस किए उस पर क्या हो सकता है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान एंड इट्स स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर इंडिया, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था इंडिया का, यूएस ने उसको अपोज किया था एंड इट लेड टू द सैंक्शंस अफेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर।
1998 में जो सैंक्शंस लगा था यूएस के द्वारा इंडिया पे, इसी वजह से जीपीएस का एक्सेस हमें नहीं मिला था और तब जाके हमें अपना सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, जिसका हमारे पास आज की डेट में रिजल्ट भी है। क्या है वो? निसार सैटेलाइट। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, however we can't undermine China's threat to India। हमने यूएस की तो सारी थ्रेट की डिस्कशन कर ली, बट चाइना भी हमारे लिए थ्रेट है और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे? आपको बहुत सारे प्लान्स पॉइंट्स ऑलरेडी पता होंगे, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑन गोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है। जब 1962 में पहला इंडो चाइना वॉर हम देखते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर में। आपको पता है रिकरेंट इनकर्शंस होते रहते हैं। लद्दाख वाले एरिया में चाइनीज आर्मी हमारे एरिया में आ जाती है, इनकर्शन करती है और चली जाती है। ये चीज दिस इज कॉन्फ्लिक्ट अफेयर। मिलिट्री प्रेजेंस, अराइवल ऑफ नेवल एक्टिविटी इन द इंडियन ओशियन रीजन। हमेशा हमें पता चलता है कि नेवल एक्टिविटीज वहां पे एक्टिव रहती है इंडियन ओशियन रीजन में, और मिलिट्री प्रेजेंस वहां पे रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको पता है कि BRI विच इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI के थ्रू इंडिया को क्या करने की कोशिश कर रही है? पूरी तरह से सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रही है। कौन कोशिश कर रही है? चाइना कोशिश कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एग्रेसिव कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साइड से हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए थ्रेट है। साइबर अटैक जो है, इंक्रीज साइबर एस्पियोनेज एंड अटैक, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि साइबर अटैक हो रहा है। एस्पियोनेज सिस्टम ज्यादा स्ट्रांगली इंटेलिजेंस जो है उनकी हमारे इंफॉर्मेशन लेके दे रही है। इन्फ्लुएंस इन द नेबरिंग कंट्रीज। अभी देखो, इन्होंने क्या किया है कि हम्बनतोता पोर्ट हो गया, चाहे वो श्रीलंका में हो गया, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पाकिस्तान में पहुंचना, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे वो मालदीव्स में लीज पे लेना, ये सारी क्या कर रही है? हमारे अगेंस्ट जा रही है। और ये इंडिया को स्ट्रैटेजिकली सर्कमवेंट करने की कोशिश करी है। नेपाल की भी क्लोजनेस अगर हमें पता होगा तो चाइना के साथ बढ़ चुकी है, ये हमारे लिए थ्रेट है। ट्रेड इम्बैलेंस, आपको पता है कि हम चाइना से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं देन एक्सपोर्टिंग। इसी वजह से क्या होता है, हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम हमारा वहाँ पे ट्रेड इम्बैलेंस हमेशा देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या करती है? डिसरप्ट करती है। उसके बाद देखो वाटर डिस्प्यूट, आपको पता है कि बहुत सारे रिवर जो है वो तिब्बत रीजन से निकलती है, मानसरोवर एरिया से निकलती है, और स्पेसिफिकली जैसे कि सांगपो ग्लेशियर से जो निकलती है ब्रह्मपुत्रा, वो सांगपो ग्लेशियर से निकल करके और उसके बाद दिहांग, दिबांग, लोहित, अरुणाचल होते हुए उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो ये वाटर डिस्प्यूट हमेशा लगा रहता है। वहाँ पे डैम बनाना, यहाँ पे डैम नहीं बनाना, अननेसेसरी जो भी इनके जो वाटर एग्रीमेंट है उनका वायलेशन, ये चलता रहता है। दिस इज वन ऑफ द रेगुलर हैपनिंग इशू, क्योंकि वो अफेक्ट करते हैं क्या? तिब्बत से नदी जो निकलती है उस पर अगर वो लोग ने ज़्यादा डैम बनाया एज लाइक मोर देन द लिमिट विच इज परमिटेड, तो फिर क्या होता है? एग्रीकल्चरल इश्यूज होते हैं। एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड पे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं ये चीज़ें। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब देखो ये आपका पूरा मैप बताया हुआ है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो तो ये देखो ये क्या है? अक्साई चीन, जो कि चाइना ने लिया है और इसको इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है, ठीक है। और इधर देखो एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, जिसको अगेन एरिया क्या करता है? क्लेम करता है, इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। और पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, ये सब एरिया पाकिस्तान ने ये हमसे लिया था वॉर के टाइम पे और कुछ एरिया इसने चाइना को दे दिया है। अब देखो ये सारा जो एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश का लार्ज एरिया जो क्लेम करती है चाइना, कब से? बहुत पहले से क्लेम करती है कि ये हमारा है, क्योंकि ये पहले क्या नाम से था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, NEFA, ठीक है। और मैकमोहन लाइन इधर है, जो कि डिस्प्यूटेड लाइन है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। अब देखो इंडिया स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू काउंटर दीज थ्रेट। अब इंडिया आखिर क्या चीजें कर सकता है इन थ्रेट को काउंटर करने के लिए? तो पहली चीज लिखी है स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस। इंडिया की जैसे कि जो भी अलायंसेस है उसको अगर वो स्ट्रेंथन करे, बीट रिस्पेक्ट टू जापान और रशिया और फ्रांस, तो क्या होगा कि इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी भी क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और एक तरह से
अपने जियोपॉलिटिकल होल्ड को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकता है। जैसे कि हम देखें कि इंडो फ्रेंच रफेल डील इनहैंस्ड इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज। नो डाउट रफेल डील जो थी इंडिया और फ्रांस की, उसने इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को क्या किया है, बढ़ाया है। उसी तरीके से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंडिया जो है वो अपग्रेड कर रहा है अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को, और मेक इन इंडिया कैंपेन और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये क्या कर रहा है, सीख रहा है चीजें अपने देश में ही करने का। और एक रिपोर्ट है जो कि है स्टॉकहोम पब्लिकेशन की रिपोर्ट है, वो स्टॉकहोम की रिपोर्ट है, वो पब्लिश करके ये कहती है कि इंडिया अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, इंडिया अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर 2.4% ऑफ द जीडीपी करता है। कब का बताया है उन्होंने, 2022-23 का, यानी कि इंडिया अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर 0.28% से बढ़ा करके 2.4% कर रहा है, ऐसा ये रिपोर्ट क्लेम करती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब कह रहा है मल्टीलेटरल इंगेजमेंट, जैसे कि जितनी भी इंगेजमेंट है साउथ एशियन भी अगर कंट्रीज की है, जैसे सार्क हो गई, G20 हो गई, या फिर अब क्या बोले इसको ब्रिक्स हो गई, ये सारी जो इंगेजमेंट्स है यहाँ पे सारी वर्ल्ड की कंट्रीज आती हैं, और यहाँ पे ही हमारे सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों ही स्ट्रांग हो सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूं सॉफ्ट पावर की, तो हम अपने बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड से सामने वाले से क्या है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। और ये सब प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप मल्टीलेटरल इंगेजमेंट के थ्रू हर कंट्री से एक बेटर प्लेटफॉर्म पे क्या है, इंगेज हो और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो आप एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करोगे इन इंटरनेशनल फोरम में, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को भी एडवोकेट करेगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना एस्पियोनेज अपनी ज़्यादा कर रही है इंडिया में, तो इंडिया को भी ज़रूरी है कि अपने डेटा को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखे, साइबर थ्रेट से बचे, साइबर सिक्योरिटी से बचे। आप देख रहे होंगे अभी आप सबके फ़ोन में भी आता है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप सतर्क रहें। अगर कोई आपसे OTP पूछे, नंबर पूछे, TRA का गलत, TRA ये कभी आपको कॉल नहीं करता। अगर कोई कह रहा है कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉल है, तो वो गलत बता रहा है। तो ये सब एक तरह से मेजर है आपको साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने का, और इंडिया भी इस पे काम कर रही है अपने कौन से मिशन के तहत, तो इस मिशन के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, इससे इंडिया अपनी इनहेंस कर रही है डिफेंस थ्रू these kind of initiatives. So that's it for my side, that's all from my side friends. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो आपको एक अलग डायमेंशन पे सोचने पे मजबूर कर रहा है। हमें लगता है कि यूएस हमारा एलाई है, लेकिन किस किस ग्राउंड पे यूएस हमारे लिए चाइना से भी बड़ा खतरा बन सकता है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आप प्लीज़ चहल अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करो कि आपको अगर और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। I hope to see you soon in the next video. Thank you so much. Have a great time. Have a great day. Thank you.